हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आ गया है आपका जो अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट क्रमांक 2 था, उसका पार्ट नंबर 2। तो जैसा कि क्लास 11th वालों का फिजिक्स का हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर फर्स्ट अभी अभी कंप्लीट करवाया था और तुरंत ही हम पार्ट नंबर सेकंड लेके आ गए हैं ताकि आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। जैसा कि आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में जो है वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। तो यदि आप आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए और उसके साथ साथ आप अपनी बुक को भी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि बेटा जैसे कि आपको पता है कि हो सकता है कि ये जो पेपर है वो आपके ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनाया जाए, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से पूरी कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम देने जाना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवा रही हूँ। उसके अलावा भी और भी जो क्वेश्चन हैं तो आप परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से एक बार अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी करके जाइए जो कि आपके पिछले समय में आए हुए हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक या फिर क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 से हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 क्या है। प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलय होता। तो ये रहा इसका समीकरण। पहला, किसी ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। दूसरा, पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेप को फेंका जाए। तो जब क्षैतिज दिशा में यहाँ पे फेंका जाएगा तो Vx 0 बराबर u, Vy 0 बराबर 0। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए Ax बराबर 0 और Ay बराबर g हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण ये जो आएगा उसमें y बराबर 1/2 GT² हो जाएगा। तो क्षैतिज गति के लिए यहाँ समीकरण में मान रखेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? t बराबर x/u। उसके बाद t का मान समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। 1 में रखेंगे जब समीकरण का मान, तो यहाँ पे b बराबर 1/2 इंटू g/u का स्क्वायर बराबर ये एक नियतांक हो जाएगा। तो समीकरण जो 2 है वो परवलय का समीकरण है, इसलिए समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ जो है वो परवलय होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर फेंका जाए उसमें आपको यहाँ पे u cos थीटा और u sin थीटा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यहाँ पे निकालना है। फिर ऊर्ध्वाधर दिशा की गति के लिए, क्षैतिज दिशा में गति के लिए, इन दोनों के लिए भी आपको यहाँ पे समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ ऊर्ध्वाधर के लिए आ जाएगा और यहाँ पे क्षैतिज के लिए आ जाएगा आपका ये यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, खड़ी हुई बस से एकाएक जब बस चलती है तो बस में बैठे यात्री का जो निचला शरीर है वो भी चलने लगता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में अपनी जगह पर ही बना रहता है। अतः यात्री जो है वो पीछे की ओर गिरने लगता है या फिर झुक जाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो उसका रैखिक संवेग जो है वो है संरक्षित रहता है। तो यदि 2 नंबर का आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन ज़्यादा अंक का आता है तो आप इसमें पूरा सूत्र सहित जो भी है वो अच्छे से बुक से पढ़ के फिर लिख देंगे। अभी मैंने ये जो उत्तर बताया वो आपका 2 अंक की प्रश्न के लिए ही बताया है। फिर है इसका अथवा, बंदूक की गोली से खिड़की के कांच में एक स्पष्ट छेद बन जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ये जो उत्तर है वो ये है कि खिड़की के कांच को जब तीव्र गति से आती हुई बंदूक से टकराता है तो जो गोल भाग है बंदूक का, जो छर्रा गोल लोहे का
टकराता है कांच में तो उतना कांच का भाग गतिमान होके आगे निकल जाता है। बाकी का जो शेष कांच का भाग है वो विराम के जो जड़त्व है उसके कारण स्थिर बना रहता है, इसलिए कांच में एक स्पष्ट छेद बन जाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, घर्षण के लाभ तथा हानि बताओ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने मॉडल पेपर में भी कंप्लीट करवाया था। तो मॉडल पेपर में मैंने इसको और ज़्यादा डिटेल में बताया है। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो मॉडल पेपर में जाके उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। यहाँ घर्षण के लाभ दिए गए हैं कि इसके कारण ज़मीन पर चल सकते हैं, ब्रेक लगाकर वाहनों को रोका जा सकता है, घर्षण के कारण आग जला पाते हैं, कारण खाना चबा पाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और घर्षण से जो हानियाँ हैं वो इसी के अपोजिट है कि उसके कारण जो वाहनों की कलपुर्जे हैं वो घिस जाते हैं। मैं ये मौखिक रूप से आपको बता रही हूँ। और उसके अलावा जो ऊर्जा है उसकी भी हानि होती है, क्योंकि घर्षण के कारण हमें हमेशा विपरीत दिशा में अपनी ऊर्जा लगाना पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हानियाँ हुई। फिर है इसका अथवा, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। जब एक पिंड दूसरे पिंड के पृष्ठ पर फिसलता है तो दोनों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण है वो सर्पी घर्षण कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक पिंड दूसरे पिंड पर यदि लुढ़कता है तो मतलब यहाँ फिसलने और लुढ़कने का अंतर है, तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य करने वाला जो घर्षण बल है जो कार्य करता है वो बेलन घर्षण या लोटने कहलाता है। अब उसके बाद से प्रश्न क्रमांक 17, एक वृत्तीय मोड़ पर गतिशील वाहन की अधिकतम सुरक्षा चाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। यहाँ पे पहला 3 कंडीशन यहाँ दी गई हैं। यदि आपके पेपर में पूछी जाती तो आप तीनों कंडीशन में ही यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला चित्र बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, उसके बाद अतः इसके 2 घटक प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसको आर कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक मान लिया जाएगा। यहाँ पे एफ कॉस थीटा जो है वो क्षैतिज घटक मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आर है इसको 2 घटकों में एफ कॉस थीटा और आर यहाँ पे कॉस थीटा में विभाजित किया गया है। फिर नीचे यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो mv² अपॉन आर। उसके बाद फिर यहाँ पे जो म्यू है वो गतिक घर्षण का गुणांक मान लिया है इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 और 4 को भाग दे दिया है। समीकरण 1 से पहले mg बराबर आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा निकाला। उसके बाद फिर इन्हें भाग देने पे यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई, जिसको समीकरण 5 दे दिया। अब म्यू में 0 रखा, जब म्यू बराबर 0 तो यहाँ पे v बराबर √rg tan थीटा समीकरण नंबर 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ स्थिति है कि जब सड़क समतल है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, जिसका मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे v बराबर √μrg आ जाएगा। और जब सड़क बंकित है तो समीकरण 5 से यहाँ पे ये जो मान है इसमें म्यू बराबर 0 रखेंगे तो v बराबर √rg tan थीटा आ जाएगा। अर्थात घर्षण के नगण्य होने पर भी कार बंकित सड़क पर गति कर सकती है। फिर है इसका अथवा, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा यहाँ पे इसका उत्तर। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन कर लेती है तो किया गया जो कार्य है वो 1 जूल कहलाता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ संघट्य को परिभाषित कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैंने मॉडल पेपर में कवर करवाया था। प्रत्यास्थ संघट्य क्या होते हैं? इसमें निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, लेकिन जो अप्रत्यास्थ संघट्य होते हैं इनमें संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। फिर है यहाँ पे शक्ति और ऊर्जा में अंतर लिखो।
तो ये रहा इसका उत्तर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है, ऊर्जा का मान इस पर निर्भर नहीं करता। इसका ऐसा ही मात्रक वॉट है, जबकि इसका जूल है। जो विमी सूत्र है वो भी दिया गया है, इसको आप याद कर लें। शक्ति का है mL²T-3, जबकि इसका है mL²T-2। मतलब कि यहाँ पे -3 का अंतर, यहाँ -2, बाकी का सेम है। इसके अलावा एक और अंतर है जो है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट में। वो भी आप देख लें कि जो प्रत्यास्थ है इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। अप्रत्यास्थ में संवेग संरक्षित होता है लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। इसमें परमाणु अणुओं और परमाणविक कणों के मध्य होने वाले संघट्ट प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं। कीचड़ दीवार पर छिटक कर चिपकना, गोली के लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, 1 न्यूटन को डायन में बदलो। तो ये देखिए, ये यहाँ पे है, इसका ऐसा बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन, तो इसकी विमाएँ यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि इसका विमीय सूत्र। फिर उसके बाद सूत्र N2 = N1। फिर इसके बाद यहाँ पे सूत्र को लिख दिया जाएगा, जिसमें N बराबर यहाँ पे N1 का मान 1 और N2 का मान अज्ञात है। तो फिर यहाँ पे सूत्र से इसे ज्ञात कर लिया जाएगा और फिर चेंज कर देंगे हम यहाँ पे 1 न्यूटन को डायन में। तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर के ऊपर -1 की पावर। फिर उसके बाद देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर हो। ये भी मैंने मॉडल पेपर में क्वेश्चन करवा दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लें, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। फिर है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखिए, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। और ये क्वेश्चन का जो आंसर वो भी 2 नंबर के अकॉर्डिंग है। यदि बड़ा आता है तो आप इसको और अच्छे से परीक्षा बोर्ड या फिर आपकी बुक से तैयार कर लें। फिर अंतिम प्रश्न है, शक्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी मात्रक और राशि लिखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को की शक्ति बोलते हैं, और ये हमने कार्य और शक्ति के अंतर में भी देखा था। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो वॉट है, और शक्ति एक अदिश राशि है, इसे किसी भी प्रकार की दिशा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट क्रमांक 2 था वो पूरा कंप्लीट हो गया 100%। इसमें जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवाया उनका रिवीजन कर लीजिए। उसके साथ साथ परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए जो कि सनों में पहले पूछे गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आऊँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।